हेलो भाई लोग, मैं हूं मिस्टर स्कॉच और आपका स्वागत है एक और नए और धमाकेदार सीरीज में। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की सीरीज को। तो इस सीरीज की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जोंग है और वो अपने दादाजी के लाश के आगे खड़ा हुआ था और अपने दादाजी की लाश को देखते हुए बोलता है, मेरे दादाजी मर चुके हैं, किसी ने उन्हें मार दिया, लेकिन इसके बावजूद मेरी आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं है। यहाँ तक कि मुझे थोड़ा सा भी दुख महसूस नहीं हो रहा है, जबकि मेरे दादाजी के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं था। आखिर मैं किस तरीके का इंसान हूँ। फिर हमें जॉन कुछ यादें दिखाई जाती है जिसमें वो अपने दादाजी के पास कुछ जड़ी बूटियां लेकर आता है और बोलता है, दादाजी देखिए, मुझे ये वाली जड़ी बूटियां मिल गई। ये जड़ी बूटियां पहाड़ के पूर्वी हिस्से में ही थीं। जॉन को देखकर उसके दादाजी बोलते हैं, वो क्या बात है, आज तो तुम बहुत सारी जड़ी बूटियां लेकर आए हो। और फिर जियोंग अपने दादाजी से कहता है, दादाजी, आपको पता है, जब मैं पहाड़ों पर जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहा था तो वहां पर लोमड़ियों का एक बिल था, लेकिन जब मैं उसके अंदर जाकर देखा तो वहां पर उसके बच्चों के अलावा और कोई नहीं था। जॉन्ग इस बात को सुनने के बाद उसके दादाजी उससे पूछते हैं, कहीं तुमने उनको मार तो नहीं दिया? अपने दादाजी की बात सुनकर जॉन्ग बोलता है, अरे दादाजी, मैं उन्हें क्यों मारूंगा? अगर मैंने उसे मार दिया तो जब उसकी मम्मी वापस आएगी तो वो दुखी नहीं हो जाएगी? जोंग की बात सुनकर उसके दादाजी खुश होकर बोलते हैं, क्या बात है जोंग, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। चलो अब जल्दी से इन सारी जड़ी बूटियां को ले जाकर अंदर रख दो। जोंग अपने दादाजी के कहने पर उन सारी जड़ी बूटियों को अंदर लेकर जा ही रहा था। तभी उसके दादाजी बोलते हैं, जोंग, क्या तुम अपने दादाजी से एक वादा कर सकते हो? अपने दादाजी की बात सुनकर जोंग बोलता है, हाँ दादाजी, मैं जरूर करूंगा। और फिर उसके दादाजी उसको बोलते हैं, तो फिर मुझसे वादा करो कि तुम अपना असली नेचर किसी को भी नहीं दिखाओगे। तभी जॉन्ग की यादें खत्म हो जाती हैं और वो वहां पर पड़ी एक हंसिया उठाकर चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिएगा दादाजी, पर मैं आपसे किया हुआ वादा नहीं निभा पाऊंगा। फिर हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां पर चौराहे पे काफी भीड़ जमा हुई थी, क्योंकि वहां पिंजड़े में बंद करके पहाड़ी डकैतों और दूसरे मुलजिमों को ले जाया जा रहा था। और उन सब के बीच में ही एक पिंजड़ा था जिसमें एक लड़के का हाथ पैर बांध के उसको अकेले बंद किया गया था, जिसको देखकर वहीं बगल के एक होटल में बैठा आदमी बोलता है, कितना छोटा है ये लड़का, इसकी उम्र हमारे यंग मास्टर जितनी होगी। उसकी बात सुनकर उसके बगल में खड़ा आदमी बोलता है, इस लड़के को छोटा समझकर हल्के में मत लेना। वहां पर जितने भी मुल्जिम मौजूद हैं उन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक यही लड़का है। उसकी बात सुनकर दूसरा वाला आदमी बोलता है, वो तो उसको देखकर ही पता चल रहा है, इसी कारण से तो उसको उस पिंजरे में अकेले बंद करके रखा गया है। उसकी बात सुनकर वो आदमी वहां पर बैठ जाता है और बोलता है, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा कि इस लड़के ने एक ही हंसिए से कितने लोगों को मार डाला था, और इसी कारण से लोग इसको साइथ स्लॉटर डीमन बुलाते हैं। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ, तुम जैसा मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है? उसकी बात सुनकर वो आदमी बोलता है, मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने आया हूँ, कोई ऐसा जिसकी उम्र बहुत ज्यादा ना हो और जिसके मरने से किसी को कोई फर्क ना पड़े। तभी उस आदमी की नजर उस लड़के के चेहरे पर पड़ती है, जिसको देखकर वो चौंक जाता है, और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि जियोंग था। इसके बाद वो आदमी वहां से जाते हुए बोलता है, अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और वो वहां से उठकर जाने लगता है, जिसको देखकर दूसरा वाला आदमी उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, अबे तू मुझे यहाँ बुलाकर ऐसे नहीं जा सकता, अबे साले, तू सुन भी रहा है? एस्कॉर्ट गाम। और हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम एस्कॉर्ट गम है, और वो वहां से जाते बोलता है, आखिरकार उस काम को पूरा करने के लिए मुझे बिल्कुल सही आदमी मिल चुका। फिर हमें जेल हाउस दिखाया जाता है जहां पर जेओ को बंद करके रखा गया था और वो वहां पर बैठकर सोच रहा था, मुझे इतना ज्यादा बेताब नहीं होना चाहिए था, वो हरामजादा। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो जेओ का गला दबाकर उसको एक ही हाथ से उठा रखा था और बोलता है, कितनी मजेदार बात है। मैं सोच ही रहा था आखिर मुझे मारने कौन आया है, लेकिन ये साला तो एक चूजा निकला जिसको मार्शल आर्ट भी नहीं आती है। और फिर जेओंग एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, मार्शल आर्ट? क्या अगर मैं मार्शल आर्ट सीख लूं तो उसको हरा पाऊंगा? लेकिन क्या अब मुझे बदला लेने का कोई मौका मिलेगा भी? 2 दिन बाद मुझे फांसी होने वाली है। अब मुझे नहीं लगता
मुझे कभी बदला लेने का मौका मिलेगा। तभी अचानक से पूरे जेल हाउस में धुआं भरने लगता है, जिसको देखकर जेओंग अपने मन में सोचता है, ये कैसा धुआं है? क्या यहाँ पर कहीं आग लगी हुई है? नहीं, इस धुएं की महक अलग है। जब मैं अपने दादाजी के साथ रहता था तो मैंने बहुत सी जड़ी बूटियां खाई है और मुझे उन सब की महक पता है। ये धुआं नहीं है बल्कि स्लीपिंग गैस है। और फिर जेओंग बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो जेओंग को बेहोश समझकर उसकी हथकड़ियां खोल देता है। तभी उसकी नज़र जेओंग पर पड़ती है, जिसकी आंखें खुली हुई थीं और वो सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा था। फिर जेओंग उसको धक्का देकर वहां से भागने लगता है और अपने मन में बोलता है, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मेरे पास यही मौका है। स्लीपिंग गैस के कारण यहाँ पर सब लोग कुछ देर के लिए बेहोश हो गए होंगे। मुझे इसका फायदा उठाकर यहाँ से भगाना होगा। लेकिन तभी जेओंग का हाथ पैर हिलना बंद हो जाता है और वो आदमी उससे बोलता है, मैंने तुम्हारे एक्यू पॉइंट्स ब्लॉक कर दिए हैं, इसलिए तुम अब हिल नहीं पाओगे। और उस आदमी को अपने पीछे देखकर जेओंग चौंक जाता है और बोलता है, आखिर ये मेरे पीछे कब आया? क्या इसको भी मार्शल आर्ट्स आती है? और फिर वो आदमी जेओंग को एक मुक्का मारता है, जिससे जेओंग जाकर दीवार में भिड़ जाता है और फिर अपने मन में बोलता है, ये साला मार्शल आर्टिस्ट है, कहीं ये वही हरामजादा तो नहीं है? फिर वो उसका चेहरा देखकर बोलता है, नहीं, ये वो आदमी नहीं है। उस बंदे के बाई आंख पर चोट का निशान था। तभी वहां पर एक लड़का आता है और बोलता है, एस्कॉट गाम, क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? और उस लड़के को देखकर वो आदमी बोलता है, हाँ यंग मास्टर, ये वही लड़का है, इसके बारे में मैंने बताया था और मैंने आपसे बोला था ना, आप बाहर ही रहिएगा, ये जगह खतरनाक है। उस आदमी की बात सुनकर वो लड़का बोलता है, मैं पहले कभी जेल नहीं आया हूँ, इसलिए मैं देखना चाहता था ये कैसा दिखता है। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, उस लड़के को उठाकर बैठाओ, मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। और मेरे लिए एक कुर्सी लेकर आओ। फिर वो आदमी जोंग का बाल पकड़ के उसको बैठता है और जब जोंग उस लड़के का चेहरा देखा है तो चौंक जाता है और वो लड़का जोंग को देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या है यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तू तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। अगर सोचा जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई बिल्कुल मेरे जैसा दिखने वाला शख्स मेरे सामने आ गया क्या? मेरी किस्मत इतनी अच्छी है। और तुम्हें देखकर लगता है तुम भी मुझे देखकर हैरान हो गई। मैंने सुना है तुम्हें मौत की सजा मिली है और 2 दिन बाद तुम्हें फांसी होने वाली है। उसकी बात सुनकर जेओंग बोलता है, तुम सही बोल रहे हो। फिर वो लड़का बोलता है, वैसे क्या बेकार जिंदगी है यार तुम्हारी। हम दोनों एक ही चेहरे के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन मुझको देखो, मैं एक यंग मास्टर हो और तुम एक मुलाजिम हो जिसको फांसी होने वाली है। उसकी बात सुनकर जेओंग कुछ नहीं बोलता है और फिर वो लड़का बोलता है, लेकिन मैं यहाँ तुम जैसे को एक मौका देने आया हूँ। एक मौका, ग्रेट मॉक स्वॉर्ड मैनर के 3rd यंग मास्टर बनने, मतलब मॉक ग्योंगवून, यानी कि मेरा बॉडी डबल बनने का मौका। उसकी बात सुनकर जेओंग अपने मन में सोचता है, क्या मुझे एक मौका मिलने वाला है? और वो लड़का बोलता है, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ मैनर में रहकर वहां की शान और शौकत से बनी जिंदगी के मजे लेने हैं। तुम जैसे को वहां ऐसी जिंदगी जीने का मौका मिलेगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो तुम्हें इस काम के काफी पैसे भी मिलेंगे, जिससे तुम जहां चाहो वहां जाकर अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकते हो। तो क्या कहते हो? तभी एस्कॉट गेम जोंग को एक अजीब सी दवा दिखाकर बोलता है, अगर तुम ये काम करना चाहते हो तो इसको खा लो। उस दवा को देखकर जोंग उससे पूछता है, क्या ये जहर है? उसकी बात सुनकर एस्कॉट गेम बोलता है, तुम्हें लगता है हम तुम जैसे मुल्जिम की बात पर ऐसे ही भरोसा कर लेंगे? और अगर तुमने इस काम को अच्छे से किया तो मैं तुम्हें इसका एंटीडोट दे दूंगा, तो क्या बोलते हो? जोंग उस जहर को खा लेता है और अपने मन में बोलता है, दादाजी, मुझे दूसरा मौका मिल ही गया उस हरामजादे से बदला लेने का। और फिर जोंग उस लड़के से बोलता है, तो क्या तुम अब मुझे वो मौका दोगे? वो लड़का हंसते हुए बोलता है, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है। एस्कॉट गेम, इसकी हथकड़ियां और एक्यू पॉइंट्स खोल दो। फिर एस्कॉट गेम जोंग की एक्यू पॉइंट्स और हथकड़ियां खोल देता है और फिर उस लड़के से बोलता है, यंग मास्टर, चलिए अब यहाँ से चलते हैं। वो लड़का बोलता है, ठीक है, चलो चलते हैं। फिर एस्कॉट गेम बाहर जाकर देखा है कोई है तो नहीं और फिर पीछे मुड़कर बोलता है, आप संभल के आइएगा और मेरे पीछे ही रहिएगा।
लेकिन जब एस्कॉर्ट गेम पीछे मुड़कर देखा है तो वो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, हरामजादे, तूने ये क्या किया? क्योंकि इधर पीछे जोंग उस लड़के का गला मोड़कर उसे मार देता है और फिर एस्कॉर्ट गम से बोलता है, अरे माफ करना एस्कॉर्ट गम, देख के लगता है नकली वाला अब मर चुका है। फिर हमें जोंग के पकड़े जाने से कुछ देर पहले की सीन दिखाई जाती है जिसमें जोंग गांव में घुसकर वहां मौजूद सभी लोगों को मारे जा रहा था और लोगों को मारते हुए अपने मन में बोल रहा था, ये मजेदार है, ये सब बहुत मजेदार है। मुझे जितने भी लोगों को देखकर लग रहा था कि वो मेरे दादाजी के मौत से जुड़े हुए हैं, मैंने उन सबको मार दिया। और इतने सारे लोगों को मारने के बाद मैं एक ही चीज महसूस कर रहा हूं और वो है मजा। मुझे इन लोगों को मारने में मजा आ रही है। तभी उसे अपनी दादाजी की बात याद आती है जो उन्होंने उससे कहा था कि अपने असली नेचर को कभी बाहर मत आने देना। और उस बात को याद करके जोंग बोलता है, इतने सारे लोगों को अपने सामने मारते हुए देखकर मैं कैसा चेहरा बना रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। मुझे मजा आ रही है। क्या यही मेरा असली नेचर है जिसके बारे में मेरे दादाजी बात कर रहे थे? क्या बुराई ही मेरा असली नेचर है या मैं खुद बुराई हूँ? मुझे ये नहीं पता। मैं बस ये जानता हूँ कि मुझे लोगों को मारना है। और फिर जोंग अपने सामने खड़े एक आदमी को मारने ही जा रहा था। तभी अचानक से कोई जोंग को एक लात मारता है जिससे वो दूर जाकर दीवार से भीड़ जाता है और जोंग को देखकर वो आदमी बोलता है, कितनी मजेदार बात है, तुम तो अभी भी जिंदा हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर किसी तरह जोंग खड़ा होता है और उस आदमी को देखकर बोलता है, ये बंदा खतरनाक है। तभी अचानक से वो आदमी सीधा जोंग के सामने आ जाता है और बोलता है, तुम्हें देखकर लगता नहीं है तुम्हें मार्शल आर्ट्स आती है, लेकिन फिर भी कितनी हैरानी की बात है कि तुम मेरा वो हमला झेल ले गए। फिर अचानक से वो आदमी जोंग का गला दबाकर उसे हवा में उठा लेता है और उसको देखकर जोंग अपने मन में सोचता है, ये आदमी बहुत तेज है। मुझे पलक झपकते ही ये मेरे सामने आ गया। आखिर ये बंदा इंसान है भी या नहीं? और फिर वो आदमी जोंग से बोलता है, मैं सोच ही रहा था आखिर कौन मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे पीछे एक ऐसा चूजा आ रहा है जिसे मार्शल आर्ट्स भी नहीं आती है। उसकी बात सुनकर जोंग उससे पूछता है, क्या तुम? जोंग अपनी बात पूरी भी नहीं किया था, उससे पहले ही वो आदमी जोंग के छाती में अपनी तलवार घुसा देता है और बोलता है, एक ऐसा बंदा जिसने अभी तक मार्शल आर्ट्स भी नहीं सीख रखी है, वो मेरा हमला झेल ले गया। तुमको अभी मारने से मेरे लिए भविष्य में होने वाली काफी मुश्किलें कम हो जाएगी। उसकी बात सुनकर जोंग अपने मन में बोलता है, मैं ऐसे ही हार गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आखिरकार मुझे वो इंसान मिल ही गया जिसने मेरे दादाजी को मारा था। लेकिन क्या मैं बिना अपना बदला लिए ऐसे ही मरने वाला हूँ? फिर जब जोंग की आंख खुलती है तो वो उस पिंजरे के अंदर था जिसमें मुलजिमों को जेल ले जाया जा रहा था और वो बोलता है, मुझे लगा था मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं बच जाता हूँ, पर मुझे फांसी की सजा हो जाती है। और फिर मुझे लगा था कि मेरे पास अब कोई मौका नहीं है, लेकिन मुझे एक मौका मिल गया है और अब मैं इसे नहीं गंवाने वाला हूँ। और फिर जोंग उस लड़की को मार देता है। तभी एस्कॉर्ट गेम जोंग का गला दबाकर उसे दीवार में भिड़ा देता है और बोलता है, साले हरामजादी, तेरी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को मारने की? आज तू मरने वाला है मेरे हाथों से। उसकी बात सुनकर जोंग बोलता है, अगर तुम्हें मुझे मारना होता तो तुम्हारे मास्टर के मरते ही तुम मुझे मार देते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें भी उससे कोई लगाव नहीं था, क्यों, है ना? उसकी बात सुनकर एस्कॉर्ट गेम चिल्लाते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद कर। और उसको उठाकर जमीन पर पटक देता है और फिर अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है, आज तू यहीं पर मेरे हाथों से मरने वाला है। उसकी बात सुनकर जोंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें सच में मुझे मारने की कोई जरूरत है? एस्कॉर्ट गेम उससे बोलता है, तुझे लगता है मैं तुझे नहीं मारूंगा? जोंग उससे बोलता है, मैं पहले ही पॉइजन पिल ले चुका हूँ, इसलिए मुझे एंटीडोट की जरूरत पड़ेगी जिंदा रहने के लिए, जिसका मतलब हुआ कि मेरे पास तुम्हारी बात मानने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा मौका है, जिससे ग्रेट मॉक स्वॉर्ड मैनर क्लैन का थर्ड यंग मास्टर तुम्हारा कुत्ता बन जाएगा। तो क्या कहते हैं? उसकी बात सुनकर एस्कॉर्ट गेम बोलता है, तू कहना चाहता है कि मैं अपने मास्टर को धोखा दे दूं और तुझे अपने पपेट की तरह इस्तेमाल करूं जिसे उन्हें मारा है? उसकी बात सुनकर जोंग मुस्कुराने लगता है और उसको देखकर एस्कॉर्ट गेम एक गहरी सांस लेता है
और फिर अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो जोंग मारता नहीं है, बल्कि उसके सर के बगल जमीन पर अपनी तलवार घुसा देता है और बोलता है, आज से तेरा नाम मोक ग्योनवुन है। उसकी बात सुनकर जोंग हंसने लगता है। फिर हमें मॉक स्वॉर्ड मैनर क्लैन के अंदर की सीन दिखाई जाती है, जहां पर एस्कॉर्ट गेम जोंग को जेल से लेकर वहां पर आ चुका था और उससे बोलता है, तुझे पता है ना कि चाहे जो हो जाए, किसी भी हाल में मोक स्वॉर्ड मैनर के किसी भी बंदे से मत मिलाना। उसकी बात सुनकर जोंग मुस्कुराते हुए बोलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। उसकी बात पर एस्कॉर्ट गेम बोलता है, ज्यादा सवाल मत पूछ, जितना बोल रहा हूं उतना कर, और अगर तू पकड़ा गया तो तुझे कोई भी एंटीडोट नहीं मिलने वाला। जोंग मुस्कुराते हुए बोलता है, चल ठीक है। फिर एस्कॉर्ट गेम जोंग के पास आकर उससे बोलता है, और हाँ, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी या कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं तुझे तुरंत मार दूंगा। जोंग मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है, समझ गया। फिर एस्कॉर्ट गेम जोंग को एक दवा की गोली देते हुए बोलता है, तुझे इस गोली को हर 24 घंटे में एक बार लेना होगा, नहीं तो जहर तेरे पूरी शरीर में फैल जाएगा। इस बात को याद रखना। एस्कॉर्ट गेम के जाने के बाद जोंग एक खिड़की के पास बैठकर उस दवाई की गोली को खाते हुए बोलता है, मैं किस्मत वाला था जो उस घाव के बावजूद भी जिंदा बच गया, और इतना ही नहीं, मुझे एक नई जिंदगी भी मिल गई है। और मैं शर्त लगा सकता हूं कि उस हरामजादे को यह लग रहा होगा कि मैं मर गया हूं, और जेल के अंदर अभी तक सबको मॉक ग्योंगवून की लाश भी मिल गई होगी, जिस चीज़ काफ़ी आसान हो गई है। और मुझे ये पता लगा है कि ये जगह एक मार्शल क्लैन है, इसलिए मैं यहाँ पर रुककर थर्ड यंग मास्टर बनने का नाटक करूँगा और मार्शल आर्ट सीखूंगा। और मार्शल आर्ट सीखने के बाद मैं उस हरामजादे को ढूंढ लूँगा जिसने मेरे दादाजी को मारा था, और उस साले को भी बिल्कुल उसी तरह मारूंगा जैसे उसने मेरे दादाजी को मारा था। फिर हमें कुछ दिन बाद की सीन दिखाई जाती है। जोंग अपने कमरे में बैठकर खाना खा रहा था और खाना खाते हुए अपने मन में बोलता है, उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया और मुझे मार्शल आर्ट सीखने का भी मौका मिल गया। लेकिन एस्कॉर्ट गाम ने जिस गार्ड को मेरे ऊपर नजर रखने के लिए रखा है, वो मेरा दिमाग खराब कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है जोंग के कमरे के बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ था जिसका नाम गोचन है, और ये एस्कॉर्ट गाम का स्टूडेंट है। और वो वहां पर खड़े खड़े फ्रस्ट्रेट हो चुका था और अपने मन में बोलता है, मुझे लगता है अब एस्कॉर्ट गम पहले जैसी बात नहीं रही। आखिर इस बच्चे में इतना खास है ही क्या, जिसने अभी तक मार्शल आर्ट्स भी नहीं सीख रखी है। फिर हमें कुछ देर पहले की सीन दिखाई जाती है जहां पर एस्कॉर्ट गम आकर गोचन को पुटसाता है कि जोंग ने मॉक ग्योंगवून को मार दिया है, जिसको सुनकर गोचन चौंक जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, क्या बोला तुमने? उसने मॉक ग्योंगवून को मार दिया? तो अब हमारे प्लेन का क्या होगा? एस्कॉर्ट गम गोचन का मुंह अपने हाथ से दबाकर बोलता है, अबे चुप रहे, चिल्ला मत, और इससे तुम्हारा काम नहीं बदलने वाला। प्लान के हिसाब से इसके ऊपर नजर रखो, और ध्यान रखना ये इस जगह को छोड़कर कहीं बाहर न जाए। मैं जा रहा हूं और इस मुश्किल से निकलने का कोई दूसरा तरीका ढूंढता हूं, और उसके बाद हम इसको मार देंगे। एस्कॉर्ट गम की बात सुनकर गोचन उससे पूछता है, अभी तुमने बताया था ना कि तुमने इसे जहर दे दिया है, तो अब तो इसे हमारी सारी बात माननी होगी, और इसी कारण से तो हमने थर्ड यंग मास्टर को भी चुना था। उसकी बात सुनकर एस्कॉर्ट गम बोलता है, वो ऐसा नहीं करने वाला। ये बंदा दूसरों के इशारों पर नाचने वालों में से नहीं है। उस समय ये मौत के कगार पिता, फिर भी इसने मॉक ग्योंगवून को मारकर उसकी जगह ले ली। ये बंदा खतरनाक है, इसलिए इसके साथ इन्वॉल्व होना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर एस्कॉर्ट गम वहां से चला जाता। एस्कॉर्ट गम के जाने के बाद गोचन वहां खड़े खड़े फ्रस्ट्रेट होकर अपने मन में बोलता है, आखिर इस बच्ची में ऐसा क्या खास है जिसने अभी तक कोई मार्शल आर्ट्स भी नहीं सीखी है और जहर भी ले रखा है। यार अब मैं करूं क्या? मैं उसके आदेश के खिलाफ भी नहीं जा सकता। जंगोचन की तरफ देखता है और फिर खाना खाते हुए अपने मन में बोलता है, एस्कॉर्ट गाम ने मुझे बताया नहीं कि आखिर मुझे करना क्या है। वो बस इस गार्ड को यहाँ पर मेरे ऊपर नजर रखने के लिए छोड़कर चला गया। मुझे यहाँ पर आए ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं इस जगह के माहौल के बारे में जान चुका हूँ। यहाँ पर आते ही जो मुझे सबसे पहले महसूस हुआ वो ये था कि ये जगह इतनी खतरनाक नहीं है कि मुझे सिर्फ इस कमरे में छुप के रहना पड़े। असल में ये जगह काफ़ी सुरक्षित है। इसका मतलब उनके पास कोई और वजह है मुझे यहाँ पर रखने कि क्या
उसका इरादा मुझे तब भी कुछ ना बताने का है जब उन्हें मेरी आवश्यकता है। नहीं, वो साला साइड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। गोचन बाहर खड़े खड़े सो जाता है। तभी अचानक से जोंग कमरे का गेट खोलकर बाहर आता है, जिसको देखकर गोचन थोड़ा सा चौंक जाता है और फिर जोंग से बोलता है, तू बाहर क्यों आ गया? क्या तुझे कुछ चाहिए या फिर तुझे बाथरूम करने जाना है? उसकी बात सुनकर जोंग बोलता है, अरे नहीं यार, मैं सिर्फ ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर आया था। वैसे मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है, मेरे साथ बाहर चलोगे? उसकी बात सुनकर गोचन उससे बोलता है, साले चुप रह, मेरा दिमाग खराब मत कर और चुपचाप अंदर चला जा। गोचन की बात सुनकर जोंग मुस्कुराते हुए बोलता है, तेरा नाम गोचन है? मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ पता चलेगा अगर हम इस बात को सीक्रेट रखें तो। जोंग की पूरी बात सुनने से पहले ही गोचन जोंग का कॉलर पकड़ के उसे दीवार में भिड़ा देता है और बोलता है, लगता है तू अपनी औकात भूल गया है। मेरा दिमाग खराब मत कर और चुपचाप अंदर चला जा। गोचन को देखकर जोंग उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, तू एस्कॉर्ट गम से कमजोर है। गोचन कुछ समझ पाता उससे पहले ही जोंग उसको उठाकर जमीन पर पटक देता है और फिर उसका एक्यू पॉइंट्स ब्लॉक कर देता है। ये देखकर गोचन अपने मन में बोलता है, मैं अपने शरीर हिला नहीं पा, इसका मतलब इसने मेरे एक्यू पॉइंट्स ब्लॉक कर दिए हैं क्या? इस हरामजादे ने झूठ बोला था कि इसे मार्शल आर्ट्स नहीं आती है। उसको देखकर जोंग बोलता है, अरे तुम अभी भी हिल सकते हो। मैं एस्कॉर्ट गम की कॉपी कर रहा था, जैसा उसने पिछली बार किया था, लेकिन मुझे लगता है ये करना इतना आसान भी नहीं है। जोंग की बात सुनकर गोचन के पसीने छूट जाते हैं और वो अपने मन में बोलता, आखिर ये साला ये क्या बोल रहा है? क्या इसका मतलब इसने उस चीज की कॉपी कर ली जो इसने सिर्फ एक बार देखा था? एस्कॉर्ट गम सही बोल रहा था, ये बंदा बहुत खतरनाक है। और फिर वो जोंग से चिल्लाते हुए बोलता है, लगता है तू जहर के बारे में भूल गया है। तू ये भुला तो नहीं है ना कि अगर तुझे उस जहर का न्यूट्रलाइज रोज नहीं मिला तो तेरे शरीर की सारी नसें फट जाएगी और तू मर जाएगा। तुझे लगता है कि ऐसा करने के बाद? गोचन की बात खत्म होने से पहले ही जोंग अपने हाथ से उसका मुंह दबा लेता है और अपने दांत से अपनी उंगली काटते हुए बोलता है, अरे हाँ, मैं तो जहर के बारे में भूल ही गया था। फिर जेओंग अपनी उंगली से निकले खून को गोचान के मुंह में डाल देता है। इसको देखकर गोचान घबराते हुए बोलता है, इसने मुझे जहर दे दिया है। मुझे जल्दी से अपनी इनर एनर्जी सर्कुलेट करके इस जहर को अपने शरीर से बाहर निकलना होगा। और जेओंग अपनी उंगली से निकल रहे खून को चाटते हुए बोलता है, तुझे पता है, बचपन में जब मैं अपने दादाजी के साथ जड़ी बूटियां बनाते समय मैं हर तरीके का जहर अपने ऊपर इस्तेमाल कर रखा है, जिसके कारण मेरा खून भी अब जहरीला हो चुका है और मैं किसी भी जड़ी बूटी को एक बार सूंघ कर या चख कर बता सकता हूं कि वो कैसे बनाई गई है, और ज्यादातर जहर मेरे ऊपर काम भी नहीं करते हैं। और फिर जेओंग हंसते हुए बोलता है, इसी कारण से मुझे न्यूट्रलाइज की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना था, तो क्या तुम मुझे मॉक्सवॉर्ड मैनर क्लैन के बारे में बता सकते हो? और हाँ, एक और बात, मेरे खून से बने जहर को सिर्फ मैं ही न्यूट्रलाइज कर सकता हूं, तो तुम मेरी मदद करोगे ना? जेओंग को देखकर गोचान अपने मन में डरते हुए बोलता है, ये साला इंसान नहीं, डीमन। फिर हमें मोक्सवॉर्ड मैनोर के मेन हाउस में मैनोर मास्टर का रूम दिखाया जाता है और फिर हमें मैनोर मास्टर दिखाया जाता है, जिसकी तबीयत खराब होने के कारण वो बेड पर लेटा हुआ था और उसका नाम मोक इंडन है। और उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। मैनोर मास्टर को देखकर बोलता है, मैंने इनके ऊपर हर तरीके की जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन मैं इनकी बीमारी का कारण नहीं पता लगा पाया। मैनोर मास्टर, आपको पहले ही अपना सक्सेसर चुन लेना चाहिए था। मैनोर मास्टर के 4 बच्चे हैं और बीमार होने से पहले उन्होंने किसी को भी अपना सक्सेसर नहीं चुना था, जिसके कारण मोक्सवॉर्ड मैनर इस हालत में है जिसे तुम तूफान के पहले की शांति कह सकते हो। भगवान ना करे, लेकिन अगर मैनर मास्टर मर गए तो सारे भाई उनकी कुर्सी पाने के लिए यहाँ पर कत्लेआम मचा देंगे, और खास करके मैनर मास्टर की पहली बीवी, जो बड़े बेटे से बहुत प्यार करती है।
और भगवान जाने वो उसको गद्दी दिलाने के लिए क्या कर बैठे। तभी अचानक से वहां पर एक औरत आती है और उस बूढ़े आदमी से पूछती है। मैनर मास्टर की तबीयत अब कैसे हैं? वो औरत और कोई नहीं बल्कि मैनर मास्टर की पहली बीवी लेडी सोक थी और उसको देखकर वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है, आप यहाँ पर कब आई लेडी सूक? उस बूढ़े आदमी की बात का बिना जवाब दिए हुए वो बोलती है, मैं तुमसे पूछा कि मास्टर की तबीयत अब कैसे हैं? उसकी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे उनकी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं मिल रहा है। उसके इस बात पर लेडी सिक बोलती है, जैसा सोचा था, सब लोग इसको ऐसी बीमारी बता रहे हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। मुझे लगता है अब शामनिस्टिक आर्ट के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसके इस बात पर वो बूढ़ा आदमी घबराते हुए बोलता है, लेडी सिक, शामनिज्म अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं। आप मैनर मास्टर के ऊपर इसका इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं? उसकी बात सुनकर लेडी सिक बोलती है, तो तुम कहना चाह रहे हो कि मैं अपने पति को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दूं? ये बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, नहीं लेडी सिक, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बस। उसे बूढ़े आदमी की बात पूरी होने से पहले ही लेडी सिक उससे बोलती है, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं पहले ही एक शामन को बुला चुकी हूँ इनका इलाज करने के लिए। तुम अब यहाँ से जा सकते हो। वो बूढ़ा आदमी लेडी सिक से चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं लेडी सिक, मेरी बात तो सुनिए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन तभी लेडी सिक के साथ आई गार्ड उस बूढ़े आदमी को पकड़कर मैनर मास्टर के कमरे से बाहर निकाल देती है और फिर लेडी सिक अपने दोनों गार्ड से बोलता है, मैंने जिस शामन को बुलाया है मैनर मास्टर की बीमारी का इलाज करने के लिए, उसके अलावा मेन हॉल में किसी को भी मत आने देना। जब तक इलाज पूरा ना हो जाए तब तक के लिए यहाँ पर एक परिंदा भी नहीं आना चाहिए। और फिर हमें गो चांद दिखाया जाता है जो जोंग को मॉक स्वॉर्ड मैनर के बारे में सब कुछ बताने के बाद बोलता है, तो अभी ये हाल है मॉकसोर्ड मैनर का। उसकी पूरी बात सुनकर जोंग बोलता है, अच्छा तो ये बात है, ठीक है फिर चलो चलते हैं। उसकी बात सुनकर गोचान जे से पूछता है, तो कहाँ पर चलने वाले हैं हम लोग? उसकी इस बात पर जोंग मैनर के मेन हाउस की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं जा रहा हूँ मैनर मास्टर से मिलने। जोंग मैनर मास्टर से मिलने के लिए मैनर के मेन हाउस जाने लगता है और मेन हाउस की तरफ जाते हुए जोंग गोचन के दिए हुए लेटर को पढ़ता है जिसमें मॉक स्वॉर्ड मैनर के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई थी और फिर गोचन से बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि मोगियंग गावुन और एस्कॉर्ट गेम का प्लान था मुझे बॉडी डबल की तरह इस्तेमाल करके मैनर मास्टर के बड़े बेटे मोगियंग गहो से भिड़वाने का, ताकि हम आपस में लड़कर एक दूसरे को मार दें। जोंग की बात सुनकर गोचन बोलता है, हाँ, प्लान तो यही था। गोचन की बात सुनकर जोंग उस लेटर की तरफ देखकर अपने मन में बोलता है, तो ये था उन लोगों का प्लान। मैनर मास्टर का सबसे बड़ा बेटा मॉक योंग हो जो 20 साल का है और उसे दारू और लड़कियां इतनी पसंद है कि वो हर दूसरे दिन कोठे पर पहुंचा रहता है और अपने चारों भाइयों में सबसे बड़ा नालायक है। ये है मैनर मास्टर का दूसरा बेटा मॉक उनप्योंग जिसकी उम्र 18 साल है और ये बिल्कुल अपनी माँ लेडी सॉक की तरह ही बहुत चालू है और मैनर मास्टर की गद्दी पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और उन दोनों का प्लान हम तीनों को एक ही जगह पर लाना था और फिर मॉक उनप्योंग को उकसाकर उसके हाथों मुझे मरवा देते। और जब नकली मॉक ग्योंगवून को मारने के बाद वो लापरवाह हो जाता तब मॉक योंगहो उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता और वो दोनों एक दूसरे को ही मार डालते। इस तरह चाहे कोई भी जिंदा बचता, स्थिति ऐसी हो जाती कि दो भाइयों ने एक दूसरे को मारने की कोशिश की और फिर उन्हें उत्तराधिकारी के पद में हटा दिया जाता और फिर मॉक ग्योंगवून पूरी तरह से ठीक ठाक दिखाई देता है तो फिर उसके लिए गद्दी पाना आसान हो जाता। उनका प्लान इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन बीच में मैं आ गया जिसने मॉक ग्योंगवून को मारकर उनका प्लान पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तभी गोचन जोंग से पूछता है, पर यंग मास्टर, आप मैनर मास्टर के पास क्यों जा रहे हैं? उसकी बात सुनकर जोंग उस लेटर को फाड़ते हुए बोलता है, तुम्हारी कहानी सुनने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि मैनर मास्टर के मरने या जिंदा रहने से मेरा जिंदा रहना जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं उससे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ।
जोंग बात सुनकर गोचन चिल्लाते हुए बोलता है, लेकिन अगर एस्कॉर्ट गम को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा? गोचन की बात सुनकर जोंग उस लेटर को फाड़ के फेंक देता है और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे लगा नहीं था आप इस बात को एस्कॉर्ट गम से छुपा कर रखेंगे। आपका शुक्रिया गार्ड गोचन। जोंग की बात सुनकर गोचन अपने मन में बोलता है, साले हरामजादे। फिर हमें लेडी सीक दिखाई जाती है जो मेन हाउस के बाहर खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही थी। और तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है और वो लेडी सीक को देखकर उससे बोलता है, तो क्या आज मैं मैनर से मिल सकता हूँ? उस बूढ़े आदमी का नाम मायोशिन और वो एक शमन है। और उसको देखकर लेडी सीक बोलती है, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुना है शमन मायो, इसलिए इस काम के लिए मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर शमन मियो बोलता है, आपका शुक्रिया, लेकिन इस अजीब बीमारी में जितना समय बीतेगा उतनी ज्यादा स्थिति खराब होती जाएगी, इसलिए सबको मेन हॉल छोड़कर जाने के लिए बोल दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। उसकी बात सुनकर लेडी सीक बोलती है, मैंने ये सारी व्यवस्था पहले ही कर दी है। सिर्फ गार्ड्स के अलावा बाकी सारे लोग में मेन हॉल छोड़कर जा चुके हैं। उसकी ये बात सुनकर शमन मियो बोलता है, आपको भी यहाँ से जाना होगा। शमन मियो की बात सुनकर लेडी सीक वहां से जाते हुए बोलती है, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे जो बोला था वो तुम्हें याद है ना? उसकी ये बात सुनकर शमन मियो मुस्कुराते हुए बोलता है, जी बिल्कुल, आप मैनर मास्टर सील और सीक्रेट मैनुअल की बात कर रही है ना? शमन मियो की बात सुनकर लेडी सीक बोलती है, अगर तुमने उन चीजों को ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें 300 सिल्वर कॉइन्स दूंगी। लेडी सीक की बात सुनकर शमन मियो मुस्कुराते हुए बोलता है, आपका शुक्रिया लेडी सीक। फिर लेडी सीक मेन हाउस से जाते हुए बोलती हैं, मैं शमनिज्म जैसी चीजों पर भरोसा तो नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तभी वहां से जाते समय उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है। मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था और वो लड़का मैनर मास्टर का चौथा बेटा था, जिसको देखकर लेडी सीक बोलती है, मोक यूचुन, उस नीच गेशा का बच्चा। और फिर वहां से जाते हुए बोलती है, भले ही मैं गेशा के साथ मौज मस्ती करना समझ सकती हूँ, लेकिन उस नीच खानदान के बच्चों को उत्तराधिकारी बना देना, ये ऐसी चीज है जिसे मैं कभी माफ नहीं कर सकती। और फिर लेडी सयोक वहां से चली जाती है। उनके जाते ही वहां पर जेओंग आ जाता है और मोक यूचुन की तरफ देखकर बोलता है, लगता है यहाँ पर पहले से ही कोई है। गोचन मोक यूचुन को देखकर जोंग से बोलता है, वो मैनर मास्टर का चौथा बेटा है और वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा है। उसको देखकर जेओंग बोलता है, अच्छा तो ये है मोक यूचुन, लेकिन क्या तुम लोग इसी तरीके से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करते हो? जेओंग की बात सुनकर गोचन अपनी जंघा पर हाथ रखकर जेओंग को बताते हुए बोलता है, वो हॉर्स स्टांस के जरिए अपने शरीर के निचले हिस्से की ताकत बढ़ा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सभी मार्शल आर्ट्स की शुरुआत शरीर के निचले हिस्से से ही होती है। गोचन की बात सुनकर जोंग वहां से जाते हुए बोलता, तो ऐसी बात है। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने मार्शल आर्ट सीख लिया तो क्या मैं एस्कॉर्ट गम को मार पाऊंगा? जेओंग की बात सुनकर गोचन चौंक जाता और कोई जवाब नहीं दे पाता, जिसको देखकर जेओंग उससे बोलता है, ओए, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैंने पूछा अगर मैं मार्शल आर्ट सीख लिया तो क्या मैं एस्कॉर्ट्स गम को मार पाऊंगा? जेओंग की बात सुनकर गोचन घबराते हुए अपने मन में सोचता है, ये अचानक से ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या इसे पता लग गया है कि हम इसे मारने का प्लान बना रहे हैं? ये हराम ज्यादा तो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा चालाक निकाला। लेकिन फिर गोचन अपने आप मन को शांत करके बोलता है, यंग मास्टर, इनर बॉडी ट्रेनिंग को मार्शल आर्ट्स का आधार कहा जा सकता है। गोचन की बात सुनकर जोंग बोलता है, इनर बॉडी ट्रेनिंग वो क्या होती है? जेओंग की बात सुनकर गोचन बोलता है, इनर बॉडी ट्रेनिंग से मेरा मतलब ब्रीदिंग से है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम ब्रीदिंग टेक्निक के जरिए नेचुरल एनर्जी को अपने शरीर में सर्कुलेट करके की के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं और फिर उसी की का इस्तेमाल करने हम ताकतवर बन सकते हैं। लेकिन की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम एक ही दिन में इकट्ठी कर ले। अगर आपको सीनियर गैम जैसे किसी फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट से लड़ना पड़े तो आपके लिए तुरंत जीतना मुश्किल होगा।
भले ही आपने मार्शल आर्ट सीख लिया हो, क्योंकि उनके पास तकरीबन 60 ईयर वर्थ की है और उन्होंने अपनी टेक्निक को भी मास्टर कर रखा है। गोचन की बात सुनकर जोंग बोलता है, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि कम समय के लिए ये मुश्किल होगा? जेओंग की बात सुनकर गोचन हंसते हुए अपने मन में बोलता है, पर तुम्हारे लिए ये करना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि की ट्रेनिंग शुरू करने की एज लिमिट होती है। अगर तुमने अपनी की ट्रेनिंग 5 से 9 साल की उम्र में नहीं शुरू की तो तुम्हारी शरीर इम्प्योर की सर्कुलेट करना शुरू कर देती है, जिसके कारण आगे चलकर तुम्हारे लिए की सर्कुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर दूसरे शब्दों में तो तुम्हारे लिए की सर्कुलेट करना असंभव है। गोचन अपने मन में ये सब सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से जब वो सामने देखा है, जोंग खड़ा होकर उसी को घोर रहा था, जिसको देखकर गोचन घबरा जाता है और फिर जोंग उसकी आंखों पर अपना हाथ रखकर बोलता है, तुम्हारे इस तरह आंखें घुमाने से मेरा मन करता है कि मैं उन्हें बाहर निकाल दूं। जेओंग की बात सुनकर गोचान के डर के मारे पसीने छूट जाते हैं। गोचान को डरा हुआ देखकर जेओंग मुस्कुराकर बोलता है, गोचान, आज से मेरे लिए काम करोगे? गोचान जोंग के डर के मारे उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जोंग वहां से जाते हुए अपने मन में सोचने लगता है, क्या एस्कॉर्ट गेम को मारना सच में इतना कठिन है? लेकिन वो मेरे ऊपर भरोसा भी नहीं करता, तो उसे अपनी तरफ लाना तो बहुत मुश्किल होगा। जोंग अपने मन में ये सब सोच ही रहा था, तभी गोचान उससे बोलता है, आपके लिए इस जगह को छोड़ देना ही सबसे अच्छा रहेगा। गोचान की बात सुनकर जोंग बोलता है, ऐसा किस लिए? जेओंग की बात सुनकर गोचान उससे बोलता है, असल में बात यह है कि मो क्योचोंग को यंग मास्टर मो क्योंगवून बिल्कुल पसंद नहीं है। गोचान की बात सुनकर जोंग उससे पूछता है, क्या इन दिनों के बीच में कुछ हुआ था? जेओंग की बात सुनकर गोचान उसे बताता है, 2 साल पहले यंग मास्टर मो ग्यंगून ने इनकी मां का मजाक उड़ाया था, जिसके कारण मो ग्योचुन ने उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया था। गोचान की बात सुनकर जोंग हंसते हुए बोलता है, ये लड़का तो काफी अच्छा है कि इसने उसे जिंदा छोड़ दिया। जेओंग की बात सुनकर गोचान बोलता है, अच्छा ये सब छोड़िए और जल्दी चलिए यहाँ से। गोचान की बात सुनकर जेओंग वहां से जाते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, चल रहा हूं। फिर इसके बाद हमें मैनर मास्टर दिखाए जाते हैं, जिसके सामने वही बूढ़ा शामन खड़ा हुआ था और वो मास्टर को देखकर अपने मन में सोचता है, हालांकि ऐसा लग रहा है कि इन्हें जहर दिया गया था, लेकिन ये साफ है कि ये मौत के मुंह से बच निकले हैं। कोई भी आम इंसान तो इस वजह से बहुत पहले ही मर गया होता। ये सोचकर हैरानी होती है कि इन्होंने ये सब कैसे झेल लिया। खैर, एक मार्शल आर्टिस्ट से तो ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। और फिर वो अपने डिब्बे में से कुछ सामान निकलते हुए बोलता, लेकिन ये उसके शरीर के अंदर बहुत लंबे समय से बना हुआ है। इनकी बचने की संभावना केवल 50% है। खैर, मुझे तो बस वही काम पूरा करना है जिसके लिए मुझे बोला गया है, इसलिए मुझे इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि ये जिंदा रहे या मर जाए। और फिर वो अपने डिब्बे में से एक पीले रंग का पर्चा निकलता है और उसमें लाल रंग की शाही से कुछ लिखकर मैनर मास्टर के ऊपर फेंक देता है। और जैसे ही वो पर्चा मैनर मास्टर के ऊपर जाकर गिरता है, वो बूढ़ा सलमान अपने हाथ से कुछ चिन्ह बनाकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है, मैनर मास्टर के शरीर से डेथ एनर्जी निकालनी शुरू कर देती है, जिसको देखकर वो बूढ़ा शामन चौंक जाता है और बोलता है, ये डेथ एनर्जी तो बहुत ताकतवर है। लेकिन तभी कमरे के दरवाजा खुलने की आवाज आती है, जिसको सुनकर वो बूढ़ा शामन सोचता, इस समय कौन आ गया? क्या वो मैडम है? लेकिन अगर उन्होंने इस समय दखल दी तो। वो ऐसा सोच ही रहा था, तभी वो डेथ एनर्जी उसके काबू से बाहर चली जाती है, जिसके कारण वो तेजी से जाकर दरवाजे से बढ़ता है। और तभी दरवाजा खुलता है और वहां पर जेओंग और गोचान अंदर आते हैं। और मैनर मास्टर की हालत देखकर गोचान चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ पर हो क्या रहा है? और मैनर मास्टर, आप ठीक तो है? गोचान की बात सुनकर जेओंग मैनर मास्टर के पास जाता है और अपने हाथ जोड़कर बोलता है, पिताजी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उन दोनों को देखकर बूढ़ा शामन चिल्लाते हुए बोलता है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इनके बेटे हो या कुछ और। अभी इसी वक्त यहाँ से जाओ। क्या तुम्हें लेडी सियोक का संदेश नहीं मिला?
इस रहस्यमयी बीमारी को काबू करने की हमारी सारी कोशिशें इस डेथ एनर्जी ने रोक दी हैं, जो उसकी हालत को और भी बिगाड़ देगी। बाहर निकलो, प्लीज बाहर निकलो, वरना। वो बूढ़ा शामन बोल ही रहा था, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो मैनर मास्टर को देखा है तो मैनर मास्टर के अंदर से निकलने वाली डेथ एनर्जी बेकाबू हो चुकी थी, जिसके कारण उनके शरीर हवा में उड़ने लगी थी और उनकी आंखें लाल हो चुकी थी और वह अजीब तरीके की आवाज निकाल रहे थे। मैनर मास्टर की ये हालत देखकर बूढ़ा शामन अपने मन में घबराते हुए बोलता है, नहीं, उस इविल स्पिरिट्स ने मैनर मास्टर के शरीर पर कब्जा कर लिया है। फिर वो उन दोनों से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम दोनों मेरी मदद करो और जाकर उन्हें कस के पकड़, जल्दी करो। बूढ़े शामन की बात सुनकर गोचान और जोंग जाकर मैनर मास्टर को पकड़ लेते हैं और वो बूढ़े शामन ने जिस कागज में मंत्र लिखा था उसे मैनर मास्टर के सर पर लगाकर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही बूढ़ा शामन मंत्र बोलना शुरू करता है, मैनर मास्टर चिल्लाते हुए गोचान का हाथ तोड़ देते हैं, जिसको देखकर वो बूढ़ा शामन चिल्लाते हुए बोलता है, ये तो और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है और ध्यान से अगर उस इविल स्पिरिट ने तुम्हें छू लिया तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। बूढ़े शामन की बात सुनकर गोचान डर जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, क्या ईवल स्पिरिट, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? वो ईवल स्पिरिट मैनर मास्टर के हाथ से निकलकर गोचान के पास जाने ही वाली थी। तभी अचानक से जोंग आता है और तलवार से मैनर मास्टर का वो हाथ काट देता है। उसको इस तरह मैनर मास्टर का हाथ काटते हुए देखकर गोचान अपने मन में घबराते बोलता है, ये साला पागल है, इसने तो मैनर मास्टर का पूरा हाथ ही काट दिया। जैसे ही जोंग मैनर मास्टर का हाथ काटता है, वो बूढ़ा शामन एक कागज में मंत्र लिखकर उस हाथ पर चिपका देता है और फिर गोचान मैनर मास्टर के कटे हुए हाथ में एक कपड़ा काट के बढ़ने लगता है ताकि खून निकलना बंद हो जाए। और वो बूढ़ा शामन उस कटे हुए हाथ को देखते हुए अपने मन में बोलता है, अरे नहीं, मैं न सिर्फ वो काम पूरा करने में नाकाम रहा, बल्कि उन्होंने मैनर मास्टर का हाथ भी काट दिया। मुझे यहां से जल्द निकलना होगा, इससे पहले कि सारा इल्जाम मेरे सिर आ जाए। जैसे ही मैं जरूरी एहतियाती कदम उठा लूंगा, मैं यहां से निकल जाऊंगा। वो बूढ़ा शामन वहां से जाने के बारे में सोच ही रहा था, तभी जोंग वहां पर आता है और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है, जिसको देखकर वो बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए जोंग से बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जोंग को ऐसा करते देखकर गोचान कुछ बोलने वाला ही था, तभी जोंग उसे शांत रहने का इशारा करता है और उस बूढ़े आदमी से बोलता है, क्या इसी इविल स्पिरिट्स के कारण मैनर मास्टर की ये हालत हुई है? जेओंग की बात सुनकर वो बूढ़ा शमन चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें उनकी हालत देखकर पता नहीं चल रहा है कि उस इविल स्पिरिट ने इनकी शरीर पर कब्जा कर लिया है और अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, और अगर हमने काम जल्दी से पूरा नहीं किया तो मैनर मास्टर मारे जाएंगे। और क्या आप भी यही चाहते हो कि? उस बूढ़े शमन की बात सुनकर जोंग बोलता है, तूने अभी बोला क्या? मैं भी चल, बता कौन है जो चाहता है कि मैनर मास्टर मर जाए? क्या मैडम ने तुझे ऐसा करने को बोला है? जेओंग की बात सुनकर बूढ़ा शमन घबराते हुए बोलता है, नहीं, आप गलत समझ रहे, मेरा ये मतलब नहीं था। उस बूढ़े शमन की बात सुनकर जोंग बोलता है, मेरी तलवार में खुजली होने लगी है। मेरा मानना है कि ईमानदारी ही तुम्हारे बचने का एकमात्र जरिया हो सकती है। जेओंग की बात सुनकर वो बूढ़ा शमन डर जाता है और सब कुछ बताते हुए बोलता है, हाँ, मैडम ने ही मुझसे बोला था कि मैनर मास्टर की जान बचाना जरूरी नहीं है। उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे इविल स्पिरिट्स के जरिए मैनर मास्टर्स सीक्रेट मार्शल आर्ट्स बुक और मैनर मास्टर की सील का पता लगाना है। उसे बूढ़े शमन की बात सुनकर गो चान चौंक जाता है और अपने मन में बोलता है, था तेरे की, मैडम ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी। अगर आज हम यहाँ ना आए होते तो एल्डेस्ट यंग मास्टर को मैनर मास्टर की गद्दी जरूर मिल जाती। और फिर जेओंग से चिल्लाते हुए बोलता है, यंग मास्टर, हमें किसी भी हाल में मैनर मास्टर को बचाना होगा। और फिर अपने मन में बोलता है, हमें किसी भी हाल में मैडम के प्लान को पूरा होने से पहले रोकना होगा। और फिर जेओंग से बोलता है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं तो मैडम आपको भी करने की कोशिश करेगी। गो चान की बात सुनकर जोंग बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, वो मुझे अपने प्लान में एक रुकावट के तौर पर देखेगी। जेओंग की बात सुनकर वो बूढ़ा शमन बोलता है, यंग मास्टर,
मैं मैनर मास्टर को बचा सकता हूँ। मैं उन्हें किसी भी हाल में बचा लूंगा। लेकिन तभी जियोंग उसके गले से अपनी तलवार हटाते हुए बोलता है, नहीं, जैसा उसने बोला तुम वैसा ही करो। उस सीक्रेट मार्शल आर्ट्स बुक और सील पता लगाओ, और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इसमें कामयाब हो जाओ। जियोंग की ये बात सुनकर गो चान और वो बूढ़ा शमन दोनों चौंक जाते हैं। जियोंग की बात सुनकर वो शमन थोड़ा सा हैरान होकर बोलता है, अगर हमने फिर से उस इविल स्पिरिट का इस्तेमाल किया तो मैनर मास्टर खतरे में पड़ सकते हैं। बूढ़े शमन की बात खत्म होने से पहले ही जोंग उससे बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और काम जल्दी शुरू करो। जियोंग की बात को सुनकर गोचान अपने मन में सोचता है, हमें मैनर मास्टर को बचाना है, लेकिन ये पागल आखिर सोच क्या रहा है। वो बूढ़ा शमन लाल रंग का धागा लेकर मैनर मास्टर के हाथ में बांध देता है और एक लकड़ी की गुड़िया निकलता है जिस पर कुछ मंत्र लिखे हुए, और उसे धागे को उस गुड़िया में बंधने लगता है, जिसको देखकर जोंग उससे पूछता है, ये क्या कर रहे हो तुम? जियोंग की बात सुनकर वो बूढ़ा शमन बताता है, ये एक वेसल है। अगर मैनर मास्टर फिर से उस इविल स्पिरिट्स के संपर्क में आएंगे तो मारे जाएंगे। इसलिए मैंने इस गुड़िया को उनसे जोड़ दिया है ताकि मैं उस इविल स्पिरिट्स को बेवकूफ बना सकूं कि यही गुड़िया ही मैनर मास्टर है। और फिर वो बूढ़ा शमन उस लकड़ी की गुड़िया को मैनर मास्टर के कटे हुए हाथ पर रख देता है और कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करता है। और जैसे ही वो मंत्र बोलना शुरू करता है, मैनर मास्टर के कटे हुए हाथ से वो इविल स्पिरिट्स बाहर आने लगती है और उस गुड़िया के अंदर जाने लगती है, जिसके कारण वो गुड़िया टूटने लगती है, जिसको देखकर वो बूढ़ा शमन अपने मन में सोचता है, मुझे ये पता था, इसकी डेथ एनर्जी बहुत ताकतवर है। मैं इसे संभाल नहीं सकता, और अगर ऐसा ही चला रहा तो वो इविल स्पिरिट्स आजाद हो जाएगी और मैं इस हरामजादे को मना भी नहीं सकता। आखिर मैं करूं क्या? तभी उस बूढ़े शमन को कुछ याद आता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं उसे तरीके का इस्तेमाल कर सकता हूं। और फिर वो जियोंग से बोलता है, यंग मास्टर, मैं इविल स्पिरिट्स उसे चीज के बारे में पूछने वाला हूं। क्या आपके इस गार्ड का यहाँ रहना ठीक होगा? उसे बूढ़े शमन की बात सुनकर गोचान वहां से जाते हुए बोलता है, ठीक है, मैं बाहर जाकर आपका इंतजार करता हूँ। गोचान के वहां से जाने के बाद वो बूढ़ा शमन कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करता है, और जैसे ही उसका मंत्र खत्म होता है, वो इविल स्पिरिट बोलती है, किसकी हिम्मत हुई मुझे बुलाने की? उस इविल स्पिरिट की बात सुनकर वो बूढ़ा शमन चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे सवालों का जवाब दे, हे महान आत्मा। उसे बूढ़े शमन की बात सुनकर वो इविल स्पिरिट बोलती है, तुम क्या जानना चाहते हो? उस इविल स्पिरिट की बात सुनकर वो बूढ़ा शमन बोलता है, मुझे बताइए, मैनर मास्टर की सीक्रेट मार्शल आर्ट्स बुक और सील कहाँ पर है? उसे की बात सुनकर इविल स्पिरिट बोलती है, मेडिसिन चेम्बर स्टोन डोर के पीछे। उस इविल स्पिरिट की बात सुनकर जोंग अपने मन में बोलता है, अच्छा, तो वो स्टोन डोर के पीछे मेडिसिन चेम्बर के अंदर है। पर उसके तुरंत बाद ही वो लकड़ी की गुड़िया टूट जाती है, जिसको देखकर वो बूढ़ा शमन चिल्लाते हुए बोलता, यंग मास्टर, जल्दी से इस धागे को काट दीजिए। वो इविल स्पिरिट्स मैनर मास्टर के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। उसे बूढ़े शमन की बात सुनकर जोंग उस धागे को काट देता है, लेकिन जैसे ही वो उस धागे को कटता है, वो इविल स्पिरिट उसी के ऊपर कब्जा करना शुरू कर देती है। इसको देखकर जैसे ही जोंग उस बूढ़े सलमान की तरफ देखा है, तो वो बूढ़ा सलमान जोंग को देखकर मुस्कुरा रहा था, और वो इविल स्पिरिट जोंग के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लेती है। और फिर उसके बाद वो बूढ़ा शमन जोंग के सर पर एक पीले रंग का कागज चिपका देता, जिस पर कुछ मंत्र लिखा हुआ था, और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, वो इविल स्पिरिट शुरू से ही बहुत ताकतवर थी, इसलिए मैं उसे संभालना पता, और कुछ ही देर के अंदर वो मेरे कंट्रोल से बाहर चली जाती। तो ये अच्छा निर्णय था कि मैंने इविल स्पिरिट इसकी शरीर पर कब्जा करने दिया, जिसकी वजह से मैंने अपना काम भी पूरा कर लिया और मेरे रास्ते का एक कांटा भी है गया। और अब मैं यहाँ जो भी हुआ है उस सब इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा। और फिर हमें वो इविल स्पिरिट दिखाई जाती है जो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस पपेट का इस्तेमाल करके बेवकूफ बनाने की? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और फिर वो इविल स्पिरिट जोंग को देखकर बोलती है, यही है, इसी ने मुझे बेवकूफ बनाया था, और ये कितना जवान है, क्या बात है।
तो अब मैं इस जवान शरीर का इस्तेमाल करूंगा। उसे बूढ़े शरीर की जगह अब तू हमेशा के लिए अपने ही दिमाग में कैद रहेगा। और फिर हमें जोंग दिखाया जाता है जो एक जंगल के अंदर खड़ा हुआ था और बोलता है, ये तो वही जगह है जहां पर मैं अक्सर आया। ये पहाड़ और ये झरना, मैं हमेशा इस जगह पर पानी भरने आया करता था। मैं इस जगह को कभी नहीं भूल सकता। अगर मैं चाहूं तब भी नहीं भूल। लेकिन किसी वजह से आज मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन ये कैसा एहसास है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ भूल रहा हूं। तभी जोंग को उस जंगल में एक जगह आग लगी हुई दिखती है, जिसको देखकर वो घबराते हुए बोलता है, उस जगह तो मेरा घर है। तभी जोंग अपनी की बाल्टी फेंक कर अपने घर दौड़ते हुए लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है, दादाजी आप कहाँ हैं? दादाजी आप ठीक तो हैं? लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है वहां पर उसके दादाजी की लाश पड़ी हुई थी, जिसको देखकर जोंग चिल्लाते हुए बोलता है, दादाजी आप ठीक तो हैं दादाजी? नहीं, ये नहीं। आखिर किसने ये किया? नहीं, मुझे छोड़कर मत जाइए। और फिर जोंग को अपने दादाजी के साथ बीते हुई पुरानी बातें याद आती है और वो बोलता, अब मुझे पता चला मेरे दादाजी क्या मेरे साथ होना कितना जरूरी था। आखिर वो मेरे लिए कितने जरूरी थे। तभी जोंग के पीछे वो ईविल स्पिरिट आ जाती है और जोंग को देखकर बोलती है, तो ये है तेरी इच्छा। और फिर वो अपनी डेथ एनर्जी का इस्तेमाल जोंग के ऊपर करती है। और जैसे ही वो अपनी डेथ एनर्जी का इस्तेमाल करती है को एक आवाज सुनाई देती है, तुम वहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? और उस आवाज को सुनकर जब जोंग अपने सामने देखा है तो उसे तो उसके सामने उसके दादाजी खड़े हुए थे और वो उससे बोलते हैं, यहाँ पर आओ और इस बूढ़े आदमी की मदद करो। आखिर तुम वहां बैठे बैठे क्या रहे हो? जोंग अपने दादाजी को देखकर दौड़ उनके पास जाता है और उन्हें गले लगाकर रोते हुए बोलता है, दादाजी आप ठीक हो? और अपने दादाजी को गले लगाए हुए अपने मन में बोलता है, दादाजी मैं आपको दोबारा नहीं खोलना चाहता। आप ही की वजह से मैं जिंदा हूं। मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता। तभी जेओंग के पीछे खड़ा ईविल स्पिरिट हंसते हुए बोलता है, बिल्कुल सही प्यार। तुम्हारी प्यारी पुरानी यादें और वो लोग जिन्हें तुम खो चुके हो, ये सब तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और फिर वो जेओंग के पास जाकर बोलता है, यहाँ पर तुम अपने दादाजी के साथ आराम से रह सकते हो ताकि तुम उन्हें न खो। वो अपनी बात पूरी कर पाता, लेकिन उससे पहले ही जेओंग पलट के उस ईविल स्पिरिट को घूरते हुए देखा है, जिसको देखकर वो ईविल स्पिरिट चौंक जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? पर तभी अचानक से जेओंग उसके ऊपर हमला करके उसका गला दबा देता है और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मुझे कुछ ऐसी यादें देखने का मौका मिला जो मैं कभी नहीं देखना चाहता था। जेओंग की बात सुनकर वो ईविल स्पिरिट घबराते हुए बोलता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुमने मुझे ढूंढा कैसे? उसकी बात सुनकर जेओंग मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे यह देखकर बहुत गुस्सा आ रही थी जब कोई मेरे मरे हुए दादाजी की यादों के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। मेरी इच्छा, मेरी खुशी, तुम और अच्छा काम कर सकते थे। तुम्हें मेरे मरे हुए दादाजी को वापस लाने की जगह तुम्हें मुझे उस हरामजादे के टुकड़े टुकड़े करने देने चाहिए थे जिसने मेरे दादाजी को मारा था। जेओंग की बात सुनकर वो ईविल स्पिरिट डरते हुए बोलता है, मैं महसूस कर सकता हूं उसे खतरनाक और भयानक किलिंग इंटेंट जो इसकी आत्मा की गहराई में है। एक ऐसा खतरनाक और भयानक किलिंग इंटेंट जिससे मेरी जैसी ईविल स्पिरिट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन कैसे आखिर एक जिंदा इंसान के पास ऐसी खतरनाक किलिंग इंटेंट कैसे हो सकता है? लेकिन कोई चीज है जो इसके किलिंग इंटेंट को रोकने की कोशिश कर रहा है। आखिर वह क्या चीज है? तभी वो ईविल स्पिरिट जेओंग के हाथ से छुड़ाकर वहां से भागने की कोशिश करती है और उसको भागते हुए देखकर जेओंग वहां पर पड़ी एक हाशिया उठाकर उसका पीछा कर लेता है और वो ईविल स्पिरिट वहां से भागते हुए बोलता है, मुझे यहां से भगाना होगा। ये बंदा पागल है। मुझे इसकी अंतरात्मा की और गहराई में जाना होगा। यह अच्छी बात है कि मैं इसके शरीर के अंदर पहले ही आ चुका हूं। मुझे बस सावधानी से इसकी आत्मा की गहराई तक जाना है। तभी वो ईविल स्पिरिट एक जगह पर पहुंचता है जहां पर चारों तरफ सिर्फ फूल और हरी भरी घासें थीं और वहां पर उन सब के बीच में एक दरवाजा भी था
और उन सब चीजों को देखकर वो ईविल स्पिरिट बोलता है, ये कैसी जगह है? क्या इसके दिमाग के अंदर ऐसी भी कोई जगह है? और वो कैसा दरवाजा है? और उस दरवाजे पर किसी तरीके की सील लगी हुई है। क्या इस बंदे की यादों को यहाँ पर सील करके रखा गया है? पर किस लिए? और फिर वो ईविल स्पिरिट उसे दरवाजे के पास जाता है, उसको खोलने की कोशिश करते हुए। खैर, मुझे इससे क्या? मुझे बस इस दरवाजे को खोलकर उसकी अंतरात्मा पर कब्जा कर लेना है, और जैसे ही मैं ये कर लूंगा। वो ईविल स्पिरिट ये सब सोते हुए उस दरवाजे को खोलने वाला ही था, तभी अचानक से वहां पर एक काले रंग की अजीब सी एनर्जी आती है और उसको अपने अंदर खींचने लगते हैं, जिसको देखकर वो ईविल स्पिरिट घबराते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है? ये मेरा कंट्रोल अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मुझे किसी तरह से इसे रोकना होगा, नहीं तो ये मुझे डिवाउर्ड कर लगा। लेकिन इससे पहले कि वो ईविल स्पिरिट कुछ कर पाता, जोंग उस ईविल स्पिरिट को डिवाउर्ड कर लेता है, और जैसे ही वो उसे डिवाउर्ड करता है, उसके अंदर से डेथ एनर्जी निकलने लगती है और उसकी आंखें खुल जाती है। और जब उस डेथ एनर्जी को सेंस करके वो बूढ़ा शामान जोंग को मुड़ के देखा है, तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और घबराते हुए बोलता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। और जोंग अपने सर पे लगा उस कागज के मंत्र को हटाकर खड़ा हो जाता है और उसके शरीर से वो डेथ एनर्जी बाहर आने लगती है, और उस एनर्जी के अंदर से एक ईविल स्पिरिट बाहर आती है जिसका नाम डीमन मॉन्क है। उस ईविल स्पिरिट को देखकर वो बूढ़ा शामान डर के मारे कांपने लगता है और अपने मन में बोलता है, ये कोई साधारण ईविल स्पिरिट नहीं है, ये एक हाई रैंकिंग ईविल स्पिरिट। तभी जोंग डीमन मॉन्क की तरफ मुड़कर बोलता है, डीमन मॉन्क, जो और उस शामान को मार दो। जोंग की बात सुनकर जो डीमन मॉन्क सीधा उस बूढ़े शामान के ऊपर हमला कर देता है, जिसको देखकर वो बूढ़ा शामान उस डीमन मॉन्क के हमले को रोकने की कोशिश करता है और अपने मन में घबराते हुए बोलता है, क्या इसने अभी अभी एक ईविल स्पिरिट को आदेश दिया? ये नामुमकिन है। ये कोई साधारण ईविल स्पिरिट नहीं है, बल्कि एक वेंजफुल स्पिरिट है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक प्योर ईविल स्पिरिट। आखिर एक इंसान ऐसी खतरनाक ईविल स्पिरिट को कंट्रोल करके अपनी फैमिलियर स्पिरिट की तरह इस्तेमाल कैसे कर सकता है? लेकिन वो बूढ़ा शामान डीमन मॉन्क के हमले को रोक नहीं पाता है और दूर जाकर दीवार से भिड़ जाता है, और वो डीमन मॉन्क हंसते हुए उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको देखकर वो बूढ़ा शामान डर के मारे वहां पर रखी तलवार को उठाकर चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहो। पर तभी डीमन मॉन्क अपना मुंह खोलता है, जिसके अंदर से सैकड़ों हाथ बाहर निकलते हैं, जो उस बूढ़े शामान को पकड़ के अपनी तरफ घसीटे लगते हैं। और वो बूढ़ा शामान डर के मारे जोंग चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। उसकी बात सुनकर जोंग बोलता है, मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है। जोंग की बात सुनकर वो बूढ़ा शामान चिल्लाते हुए बोलता है, क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको करने की कोशिश की थी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। उस बूढ़े शामान की बात सुनकर जोंग उसके पास जाता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें उस सीक्रेट मार्शल और सील के बारे में पता चल गया है ना? उसकी ये बात सुनकर वो बूढ़ा शामान चिल्लाते हुए बोलता है, ये साला, ये शुरू से ही मुझे मारना चाहता था। और फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जोंग म्योंगिन है, और वो इनर मैनर हॉल के पीछे बैठा हुआ था और वहीं पर बैठे बैठे सोच रहा था। मैनो और मास्टर मोक इन दानव अपने युवा दिनों में सचमुच एक हीरो थे। मैंने उन्हें देखकर उनकी हर बात को सही माना। हमारा रिश्ता 19 साल पहले समुद्र में पायरेट्स को हराने के दौरान शुरू हुआ था। उस समय मैं उस इलाके का एक फेमस मार्शल आर्टिस्ट था। मैनर मास्टर और मैंने मिलकर वहां पर मौजूद सारे पायरेट्स को हरा दिया, और फिर बाद में मैं इनर मैनर मास्टर बन गया और उनके प्रति अपनी वफादारी की शपथ ली। और फिर म्योंगिन ऊपर आसमान को देखते हुए एक गहरी सांस लेकर बोलता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? और फिर हमें लेडी सियोक और म्योंगिन के बीच में हुई बातचीत दिखाई जाती है, जिसमें लेडी सियोक बोलती है, इनर मैनर मास्टर, आपको सच में लगता है कि उस नीच औरत का बच्चा मैनर मास्टर बने के लायक है?
मॉक सोर्ड मैनर क्लैन का, क्योंकि ये मॉक सोर्ड मैनर के भविष्य की बात है। इसलिए आपको इनर मैनर हॉल को खाली रखना होगा जब तक वो शामन उस सील और सीक्रेट मैनुअल के बारे में पता न लगा ले। म्योंगिन लेडी स्योक की बोली हुई सारी बातों को याद करके बोलता है, MK स्वॉर्ड मैनर क्लैन की खातिर मैंने इसकी अनुमति दे दी, लेकिन ये बात मुझे परेशान कर रही है। मुझे यकीन है कि वो शमन धोखेबाज है। वो शायद मैनर मास्टर को धमकाने के लिए किसी तरह की दवा का इस्तेमाल करेंगे। और फिर वो अचानक से खड़ा होकर चिल्लाते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर ऐसे ही हाथ धरे नहीं बैठ सकता। और फिर वो इनर मैनर हॉल के अंदर जाते हुए बोलता है, ये मैनर मास्टर के प्रति मेरी वफादारी की शपथ के विरुद्ध है। मैं जल्दी से जांच करके वापस आता हूँ। और फिर हमें जियोंग दिखाया जाता है। गो चान को कमरे के अंदर बुलाता है और जैसे ही गो चान अंदर आता है वो चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने उस बूढ़े शमन की लाश पड़ी हुई, और उस लाश को देखकर वो बोलता, क्या ये मर चुका है? पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही जियोंग वहां पर गिरी तलवार को उठाते हुए बोलता है, तुम अपने सवाल बाद में पूछ लेना, पहले इस लाश को यहाँ से हटाने मेरी मदद करो। और फिर जियोंग तलवार को उठाकर वहां के आसपास की चीजों को गिरते हुए बोलता। वो शमन अचानक से पागल होकर अपनी तलवार इधर उधर चलने लगता है, जिससे वो मैनर मास्टर का एक हाथ काट देता है। तभी हम लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं, मिलकर उसे रोक देते हैं। उसकी बात सुनकर गो चान जोंग से पूछता है, क्या यहाँ पर जो हुआ तुम उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो? गो चान की बात सुनकर जोंग उससे बोलता है, क्यों, तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? जियोंग की बात सुनकर गो चान मन में सोचता है, इसकी बात में तो दम है, लेकिन क्या वो इतनी आसानी से इस बात पर भरोसा कर लेंगे? खास करके मैडम, उन्हें बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है। वो ऐसी बात पर जल्दी भरोसा नहीं करेंगे। और फिर वो जियोंग से बोलता है, लेकिन यंग मास्टर, अगर हम बिना किसी सबूत के ऐसे ही झूठ बोलेंगे तो उन्हें हम पर और शक होगा। गो चान की बात सुनकर जोंग बोलता है, क्या यार, सच में? उसकी बात सुनकर गो चान उससे बोलता है, और नहीं तो क्या, अगर शमन इसी तरह पागल हो गया था और हम दोनों ने उसे मिलकर किसी तरह रोक लिया, लेकिन मैडम जिन्होंने इसको हायर किया था वो इस बात पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर जोंग बोलता है, बोल तो तुम सही रहे हो, लगता है मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो मेरी बात पर भरोसा कर ले। चलो ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं। और फिर जोंग ने जो अपने हाथ में तलवार ली थी उसे अपने ही पैर में घुसा लेता है और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, उसने मैनर मास्टर का हाथ काट दिया और यहाँ तक कि उसके बच्चे को भी मारने की कोशिश की। उसको ऐसा करते देखकर गोचान हैरान रह जाता है और फिर जोंग अपने हाथ में लगा खून उसको दिखाकर बोलता है, अब तो वो मेरे ऊपर भरोसा करेंगे ना? जोंग ऐसा करते देखकर और उसकी बात सुनकर गोचान अपने मन में घबराते हुए बोलता, इसने अपने ही पैर में तलवार घुस ली। ये साला पूरी तरीके से पागल है। ये जो चाह ले उसे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैं ऐसे इंसान को अपना दुश्मन कभी नहीं बनना चाहूंगा। तभी अचानक से वहां पर म्योंगिन आ जाता है, जिसको देखकर गोचान चौंक जाता है और बोलता है, इनर मैनर मास्टर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी वो उस मरे हुए शमन की लाश देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता, हरामजादे, आखिर तूने ये क्या किया है? उसकी बात सुनकर गोचान घबराते हुए बोलता, इनर मैनर मास्टर, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। बात ऐसी है कि गोचान अपनी बात पूरी कर पाता, लेकिन उससे पहले ही जोंग म्योंगिन बोलता है, इनर मैनर मास्टर, पहले आप मैनर मास्टर को जाकर देखिए, वो ठीक तो है। और फिर वहां पर गिरकर बेहोश हो जाता। जोंग की ऐसी हालत देखकर म्योंगिन गोचान का कॉलर पकड़ के उससे चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है थर्ड म्योंग मास्टर? यहाँ पर क्या कर रहे? म्योंगिन की बात सुनकर गोचान हकलाते हुए बोलता, वो दरअसल बात ये है कि तभी गोचान की नजर जोंग पर पड़ती है, जो वहां पर लेटे लेटे मुस्कुरा रहा था, और उसको गोचान अपने मन में बोलता, क्या ये हंस रहा है? ये हरामजादा सिर्फ नाटक कर रहा है। और फिर हमें मोक स्वॉर्ड मैनर के मेडिसिनल हॉल की सीन दिखाई जाती है, जहां पर जोंग लेटे लेटे सोच रहा था, ये दवाइयां की खुशबू कितनी मजेदार है।
और फिर उसे ईवल स्पिरिट की बताई हुई बात याद आ जाती है कि वो सील और सीक्रेट मैनुअल बुक मेडिसिनल हॉल में स्टोन गेट के पीछे है। और फिर वो बोलता है, मैं तो उसी जगह पर आ गया। इसके बारे में मैनर मास्टर ने बताया था। मैं सच में कितना लकी हूं। सीक्रेट मैनुअल और सील, मैं इसे रात में ढूंढ लूंगा क्योंकि अभी यहाँ पर काफी लोग हैं। तभी वहां पर गोचान आ जाता है और बोलता है, यंग मास्टर, मैं आ गया। उसको देखकर जोंग बोलता है, गोचान, तुम काफी लेट हो। जोंग की बात सुनकर गोचान कुछ नहीं बोलता और फिर 2 किताब निकाल के जोंग को देता है और बोलता है, ये उस शमन की वो किताबें हैं जिनको आपने मंगाया था। उन किताबों को देखकर जेओंग गोचान से पूछता है, क्या उसके पास सिर्फ यही 2 किताबें थी? जेओंग की बात सुनकर गोचान उससे बोलता है, मैं इन किताबों को उनकी जलने से पहले चुपके से छुपा कर लाया हूँ। गोचान की बात सुनकर जेओंग थोड़ा सा चौंक जाता है और उससे पूछता है, इनके जलने पहले से तुम्हारा क्या मतलब है? जेओंग की बात सुनकर गोचान बोलता है, वो लोग उस शमन से जुड़ी सारी चीजों को जला दे रहे हैं। देखकर लगता है वो लोग सारे सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। गोचान की बात सुनकर जेओंग उन किताबों को देखते हुए बोलता है, क्या यार, कितनी खराब बात है कि सिर्फ यही 2 बेकार किताबें ही बची हैं। चलो, कोई वैसे तुम्हारा शुक्रिया। तभी जेओंग देखता है कि गोचान खिड़की के बाहर देखते हुए कुछ सोच रहा था। उसको ऐसा करते देखकर जेओंग बोलता है, क्या हुआ, कोई बात है क्या? जेओंग की बात सुनकर गोचान बोलता है, नहीं, कुछ नहीं। मैं बस ये सोच रहा था कि आप इन किताबों को क्यों पढ़ना। उसकी बात पूरी होने से पहले जेओंग उसे खिड़की की तरफ इशारा करके बोलता है, क्या तुम्हें वहां खिड़की के बाहर कुछ दिख रहा? जेओंग की बात सुनकर गोचान बोलता है, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पर वहां पर खिड़की के बाहर डीमन मॉन्क खड़ा हुआ था, पर गोचान उसको देख नहीं पा रहा था। और उसकी बात सुनकर जेओंग बोलता है, यही तो मैं इन किताबों को पढ़कर पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर गोचान हैरान होकर पूछता है, आप कैसे, क्या मतलब है? पर तभी अचानक से उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकती यंग मास्टर, अभी। पर उसकी बात न सुनते हुए लेडी सियोक दरवाजा खोल के कमरे के अंदर आ जाती है और जोंग से बोलती है, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। लेडी सियोक को देखकर गोचान अपना सर झुकाकर बोलता है, आपका स्वागत है फर्स्ट लेडी। गोचान की बात सुनकर जियोंग अपने मन में सोचता है, फर्स्ट लेडी, इसका मतलब ये औरत मैनर मास्टर की पहली बीवी है जो मार्शल सियोक क्लैन से है। लेडी सियोक, स्कॉट गेम ने मुझे बताया था कि इससे सावधान रहने के लिए बोला था। मार्शल क्लैन से होने के कारण ये फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट है और इसके अलावा ये बहुत चालाक भी है। और फिर जियोंग लेडी सियोक ग्रीट करते हुए बोलता है, नमस्ते लेडी सियोक, आपको पता ही मेरे पैर में लगी चोट के कारण मैं खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए माफ कीजिएगा। उसको ऐसा देखकर गोचान थोड़ा सा हैरान होकर अपने मन में बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, इसने तो उससे भी अच्छा व्यवहार किया है। बस अगर लेडी सियोक जो पूछे उसका अगर इसने अच्छे से जवाब दे दिया तो कोई दिक्कत। लेकिन गोचान बात पूरी होती उससे पहले ही लेडी सियोक उससे बोलती है, मैं यहाँ पर तुम्हारा नमस्ते सुनते नहीं आई हूँ। उसकी बात सुनकर जियोंग उससे पूछता है, आपका क्या? तभी अचानक से लेडी सियोक जोंग की जिस पर चोट लगी थी उसमें अपना हाथ घुसा देती हैं, जिससे जोंग डर से चिल्लाने लगता है और गोचान चौंक जाता है। वो लेडी सियोक को रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। तभी लेडी सियोक साथ आई गार्ड उसके गले पर तलवार रखकर बोलता है, जहाँ खड़ा है बस वही खड़ा रहे, हिलना मत। फिर लेडी सियोक जोंग के पास जाकर मुस्कुराते हुए बोलती हैं, देखकर लग रहा है तुम्हें काफी दर्द हो रहा है। ये बहुत मुश्किल होगा ना, अपने हाथ से ही खुद को चोट पहुंचाना अपने झूठ को छुपाने के लिए। तुमने इनर मैनर मास्टर से बहुत अच्छा झूठ बोला, लेकिन तुमने एक चीज मिस कर दी। एक स्किल्ड शमन रिचुअल के दौरान कभी भी पोजेस्ड नहीं हो सकता। और फिर लेडी सियोक हंसते हुए जियोंग से बोलती है, और तुम कह रहे हो कि वो पागलों जैसी हरकत करने लगा? और फिर लेडी सियोक जोंग को एक जोरदार पंच मारती है, जिससे वो सामने बनी खिड़की से जाकर भिड़ जाता है।
और फिर वो जोंग से बोलती है, मैं अपने आप को दोबारा नहीं दोहराऊंगी। चल बता, तूने वहां क्या देखा और सुना है? लेडी सियोक की बात सुनकर जियोंग जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, डीमन मॉन्क, जाओ। जियोंग के बोलते ही डीमन मॉन्क उनके ऊपर हमला करता है और वो लेडी सियोक के शरीर के आर पार हो जाता है, जिससे लेडी सियोक डरते हुए बोलती हैं, क्या अभी अभी कोई यहाँ से गया? पर तभी उसे पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो उनकी एक गार्ड अजीब सी काली एनर्जी के कारण हवा में उड़ रही थी और उसके शरीर पर अजीब से काले रंग के निशाना बनने लगे थे, जिसको देखकर लेडी सियोक डरते हुए अपने मन में बोलती हैं, ये तो बिल्कुल उसी तरह है जैसा उस शमन के साथ हुआ था। तभी जियोंग पीछे से उसके पास आकर बोलता है, तुम्हें सीक्रेट मैनुअल और सील के बारे में जानना है ना? इसके लिए तुम्हें मुझे धमकी देने की जगह मेरे साथ समझौता करना चाहिए था। तुम मानो या ना मानो, लेकिन मुझे मैनर मास्टर बनने का कोई शौक नहीं है। लेकिन और फिर वो लेडी सियोक के पास आकर उससे बोलता है, लेकिन तुम्हारा बेटा तो मैनर मास्टर बनना चाहता है ना? लेकिन तुम यहाँ आकर मुझे धमका रही हो, तो लगता है मेरे पास अब अपने दूसरे भाई से मिलने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और हाँ, यंगेस्ट तो मार्शल आर्ट में सबसे ज्यादा टैलेंटेड है और मेरे और उसके रिश्ते भी उतनी ज्यादा अच्छे नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं कि सील और सीक्रेट मैनुअल उसको देना सबसे अच्छा रहेगा अपना रिश्ता सही करने के लिए। जियोंग की ये बात सुनकर लेडी सियोक की हालत खराब हो जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं और अपने घुटनों पर बैठ जाती है और फिर जियोंग उससे बोलता है, तो अब तुम समझ गई ना कि इस स्थिति में तुम्हारा पलड़ा भारी नहीं है। और वैसे भी आज का मौसम बहुत ठंडा है, अपना ध्यान रखना। और फिर हमें लेडी सियोक के कमरे की सीन दिखाई जाती है, जहां पर लेडी सियोक गुस्से के मारे कमरे का सारा सामान इधर उधर फेंकते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? तभी वहां पर खड़ी उसकी गार्ड लेडी सियोक से बोलता है, शांत हो जाइए मैडम। उसकी बात सुनकर लेडी सियोक उसे चिल्लाते हुए बोलती है, शांत हो जाओ। क्या अभी मैं शांत हो सकता हूँ? किसी मूर्ख ने मेरी मेहनत का फल छीन लिया है। और फिर लेडी सियोक अपने मन में बोलती है, धत तेरी की, मैं ये सोचकर लापरवाह हो गई थी कि वो किसी काम का नहीं है। मुझे लगा था अगर मैं उसे थोड़ा सा डराऊंगी तो वो डर के मुझे सब कुछ बता देगा, लेकिन वो अचानक से इतना बदल कैसे गया? देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई दूसरा ही इंसान है। क्या हुआ? अभी तक बस सीधा बनने का नाटक कर रहा था। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो बचपन में लोग उसे हमेशा से चालक और होशियार कहते थे, लेकिन उसके मम्मी के मरने के बाद उसकी मम्मी के परिवार ने अपना सारा प्रभाव खो दिया और शायद इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए उसने ये नाटक शुरू किया। मुझे अब और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। तभी लेडी सियोक के पीछे खड़ी गार्ड उससे बोलता है, मैडम, इससे पहले कि वो कोई और गड़बड़ करे, मैं जाकर उसे मार देता हूँ। उसकी बात सुनकर लेडी सियोक बोलती है, नहीं, ऐसा मत करो। अगर सीक्रेट मैनुअल के बारे में किसी और को पता लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। उसकी बात सुनकर वो गार्ड पूछती है, तो अब हम क्या करें? उसकी बात पर लेडी सियोक बोलती है, लेकिन मैं उसे उसकी मनमानी नहीं करने दूंगी। जो और फीनिक्स पेविलियन वालों को शमन मायोशिन के बारे में खबर दे दो। उसकी बात सुनकर वो गार्ड घबराते हुए अपने मन में बोलती, फीनिक्स पेविलियन तो एक शमन ऑर्गेनाइजेशन जहां से मायोशिन आया था। और लेडी सियोक मुस्कुराते हुए अपने मन में बोलती है, मोग ग्योंगवुन, अब चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने। फिर हमें जियोंग दिखाया जाता है जो मेडिसिन हॉल के स्टोर रूम में बैठकर उसे बूढ़े शमन के पास से मिली किताब को पढ़ रहा था और उन किताबों को पढ़कर उसे पता चलता है कि ईविल स्पिरिट कई प्रकार की होती हैं, जैसे रेड और ऑरेंज स्पिरिट, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं होती हैं और सिर्फ लोगों के ऊपर इल्यूजन का इस्तेमाल ही कर सकती है। और फिर आती है येलो स्पिरिट, जो इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है और लोगों को मार भी सकती है। इन स्पिरिट्स के बारे में पढ़ने के बाद जियोंग बोलता है, तो येलो स्पिरिट लोगों को मार भी सकती हैं। और तभी वहां पर डीमन मॉन्क आ जाता है, जिसको देखकर जियोंग बोलता है, क्या तुम्हें वो मिल गया? जियोंग की बात सुनकर डीमन मॉन्क अपना सर हिलाकर हाँ में जवाब देता है और डीमन मॉन्क को देखकर जियोंग अपने मन में सोचता है,
मुझे लगता है डीमन मॉन्क भी एक येलो स्पिरिट है। और फिर जियोंग अपने पीछे बने दरवाजे को देखकर बोलता है, डीमन मॉन्क छुपे हुए दरवाजों को ढूंढने और दूसरों पर नजर रखने में बहुत काम का है। लेकिन वैसे उस समय डीमन मॉन्क की पावर लेडी सियोक पर काम नहीं की थी। पर अच्छा हुआ कि उसने तुरंत ही उसके पीछे खड़ी मेड पर हमला कर दिया। पर गोचान के ऊपर इसकी पावर बहुत अच्छे से काम कर रही थी। और फिर वो उस दरवाजे को खोलकर उसके अंदर जाते हुए बोलता है, लेडी सियोक एक फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट है। शायद इसी कारण से डीमन मॉन्क की पावर उसके ऊपर काम नहीं की। तो मुझे लगता है कि इसकी पावर गार्ड किम के ऊपर भी काम नहीं करने वाली। और फिर जियोंग उस बूढ़े मॉन्क के पास से मिली किताब को आगे पढ़ते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे इससे भी ज्यादा ताकतवर स्पिरिट को पकड़ना होगा। और फिर हमें उसे किताब से चौथे स्पिरिट के बारे में पता चलता है, जो कि है ग्रीन स्पिरिट, जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है। और ये स्पिरिट अपनी पावर से अपने आसपास के वातावरण को भी बदलने की ताकत रखती है। ये स्पिरिट बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। और फिर जियोंग उसे किताब को बंद कर देता है और अपने सामने उस छिपे हुए दरवाजे को खुला हुआ देखकर बोलता है, चलो अब वक्त है अंदर चल के सीक्रेट मैनुअल और सील के बारे में पता लगाने का। और फिर उस दरवाजे से अंदर जाना शुरू करता है। और कुछ देर चलने के बाद वो बोलता है, उसने सिर्फ सीक्रेट मैनुअल और सील छिपाने के लिए इतनी गहरी खुदाई की। खैर, मुझे लगता है कि वो काफी कीमती है, तभी तो हर कोई उसके पीछे पड़ा है। और उसे अपने पास रखने से मेरा कोई नुकसान भी नहीं होगा। और अब मुझे पता चल गया है कि डीमन मॉन्क की पावर गार्ड किम के ऊपर काम नहीं करने वाली है। तो मुझे जल्द से जल्द नए स्पिरिट ढूंढने होंगी। तभी जियोंग को अपने सामने एक गेट दिखाई देता है। और जब वो उस गेट के खोल के उसके अंदर जाता है तो वो एक अजीब सी गुफा में पहुंच जाता है। और वहां पर उसके सामने 4 दरवाजे बने हुए थे, जिसको देखकर वो बोलता है, उस इविल स्पिरिट ने बताया था कि मेडिसिन चेम्बर के नीचे चौथे दरवाजे के पीछे जाना है। और फिर वो चौथे दरवाजे के अंदर जाता है। और जैसे ही वो और आगे जाने की कोशिश करता है, वहां पर लगा ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरने लगता है, जिसे जियोंग आसानी से डोट करके बच जाता है। और तभी उसके ऊपर अचानक से कई सारे तीरों से हमला हो जाता है, जिससे वो अपनी लालटेन की मदद से आसानी से बच जाता है और बोलता है, यहाँ पर तो कई सारे जल बड़े हुए हैं और देखकर लगता है ये तो बस शुरुआत ही है। और तभी जियोंग के सामने से एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उड़ते हुए आ रहा था, जिससे जियोंग आसानी से बच जाता है और अपने मन में बोलता है, जमीन के बहुत नीचे और इतने सारे जाल, क्या वो सीक्रेट मैनुअल सच में इतनी कीमती है कि उसके लिए ये सब किया जाए? या फिर हो सकता है कि उससे भी ज्यादा जरूरी कोई चीज वहां पर है। और तभी जियोंग के सामने से कई सारे हथियार उड़ते हुए आते हैं, जिन्हें जियोंग आसानी से डोज कर लेता है और बोलता, चलो चल के देखते हैं आखिर वहां पर अंदर ऐसा क्या छुपा हुआ है। और फिर जियोंग उन सब ट्रैप से बचते हुए अंदर जाता है। और जब वो अंदर पहुंचकर देखता है तो उसके सामने एक बड़ा सा लकड़ी का बना हुआ हाल था, जिसको देखकर जियोंग बोलता, इसको देखकर लगता है मैं पहुंच गया। और किसने सोचा होगा कि जमीन के इतनी गहराई में लकड़ी के समानांतर ढांचों से बनी कोई जगह होगी। यहाँ घर गृहस्थी का सामान भी है। क्या कोई यहाँ ट्रेनिंग करता रहा होगा? वैसे मुझे इससे क्या। और फिर जियोंग आगे जाकर अपने सामने बने एक लकड़ी के बॉक्स को खोलते हुए बोलता, तो ये है वो सीक्रेट मैनुअल। वैसे इसके अंदर तो स्वॉर्ड टेक्निक और कल्टीवेशन टेक्निक दोनों है। और गोचान बताया था कि सीक्रेट मैनुअल स्वॉर्ड टेक्निक और कल्टीवेशन टेक्निक से मिलकर बना है। तो चलो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ। लेकिन मुझे इतनी बड़ी जगह पर सिर्फ इन दोनों को देखकर हैरानी हो रही है। और तभी उसकी नजर वहां पर रखे एक लकड़ी के बक्से पर पड़ती है, जिसको देखकर जियोंग उसके पास जाते हुए बोलता, एक ऐसा बक्सा जो बिना किसी वजह के बहुत ज्यादा भारी लग रहा है और फर्श पर उस जगह तक उसे घसीट कर लाए जाने के निशान भी दिख रहे हैं। और फिर जियोंग उस बक्से के पास जाकर उसको हटाते हुए बोलता, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है इसे कुछ छुपाने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। और जैसे ही जियोंग उस बक्से को हटाता है
तो उसके नीचे एक लकड़ी एक छोटा सा खुफिया दरवाजा बना हुआ था, जिसके ऊपर पीले रंग के बिल्कुल उसी तरीके कागज लगे हुए थे जिसका इस्तेमाल वो शामन करता था। और जब जियोंग उसे खोलता है तो उसके अंदर एक लकड़ी का बॉक्स, जिस ऊपर भी वही पीले रंग का कागज लगा हुआ था। और उसको देखकर जियोंग बोलता, मुझे लगा ही था, यहाँ पर कुछ छुपाया गया है। और फिर जियोंग उसे बॉक्स को बाहर निकालकर उसे देखकर बोलता, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसे इस तरीके से सील करके रखा गया है, और मुझे इसके अंदर से एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है। आखिर इसके अंदर है क्या? और जैसे ही जोंग उस बॉक्स को खोलना है तो उसे उसके अंदर एक किताब मिलती है, जिसको देखकर जोंग पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और उसे पसीने आने लगते हैं। और फिर वो बोलता है, ये किताब चमड़े से बनी हुई है, पर यह कोई साधारण किताब नहीं है। और फिर वो हंसते हुए बोलता है, ये किताब इंसानी चमड़े से बनी है। और फिर हमें एक दूसरी जगह दिखाई जाती है जहां पर कई सारे लोग इकट्ठा थे और वो सब नाच गा रहे थे। और उन सब के बीच में एक लड़का खड़ा था जो अपने हाथ में दारू लेकर नाच रहा था। और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मोक स्वॉर्ड मैनर क्लैन का सेकंड यंग मास्टर मोक योनप्योंग था। और फिर वो बोलता, ये तो कमाल है। मोक स्वॉर्ड मैनर का मेन हॉल आज कुछ ज्यादा ही रोशन लग रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं मैनर मास्टर बनने से बस एक कदम दूर हूं, और ये सब आपके मेरे साथ आने की वजह से है। एस्कॉर्ट गेम। और फिर वहां पर एस्कॉर्ट गेम आ जाता है, जो योनप्योंग के सामने अपना सर झुककर बोलता है, माफ करना, मैं आपको इतना इंतजार कराया। उसकी बात सुनकर योनप्योंग बोलता है, अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए और भी शानदार स्वागत भोज तैयार करना चाहता था, लेकिन पिताजी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर एस्कॉर्ट गेम बोलता है, अरे कोई बात नहीं, आपने मेरे लिए इतना अच्छा ग्रैंड फीस तैयार किया, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। उसकी बात सुनकर योनप्योंग हंसते हुए बोलता है, अच्छा इन सब बात को छोड़ो और चलो अंदर चलकर बात करते हैं। और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। और अंदर आने के बाद योनप्योंग एस्कॉर्ट गेम से पूछता है, तो क्या ये सच है कि वो हरामजादा मोक ग्योंगवुन अपनी सारी मार्शल आर्ट्स एबिलिटीज खो चुका है? उसकी बात सुनकर एस्कॉर्ट गेम अपने मन में बोलता है, हाँ, ये बात तो सच है। असली वाला मर चुका है और नकली वाले को मार्शल आर्ट्स नहीं आती है, और अभी मेरा ये जाहिर करने का इरादा नहीं है कि वो नकली है। अगर ये बात बाहर आ गई कि मैं यंग मास्टर की रक्षा करने में नाकाम रहा तो ये मेरे लिए खतरनाक होगा। मुझे यकीन है उन्होंने ये जानते हुए ही मुझे वो प्रस्ताव दिया था, पर चीज तुम्हारी हिसाब से नहीं होने वाली है। और फिर वो मुस्कुराते हुए बोलता है, आपने सही कहा, यंग मास्टर मो ग्योंगवुन इस समय मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर अपने मन में बोलता है, मैं दूसरे बेटे के प्रति अपनी वफादारी के सबूत के तौर पर तुम्हारा सिर काट दूंगा। उसकी बात सुनकर योनप्योंग हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, उसके पास पहले से ही कोई शक्ति नहीं है, लेकिन अब वो मार्शल आर्ट्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। सक्सेशन कंपटीशन में हारने का बस यही एक तरीका है। खैर, मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप जैसा टैलेंटेड इंसान मेरे लिए काम कर रहा है। अरे हाँ, मैं सोच रहा था कि क्या तुम सच में मुझे ये नहीं बता सकते कि उसने अपनी मार्शल आर्ट्स की एबिलिटीज क्यों खो दी? और फिर वो वहां पर रखी एक कुर्सी पर बैठकर बोलता है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर ये तुम्हारी गलती हुई तो, क्योंकि लोगों से गलतियां होती ही रहती हैं। उसकी बात सुनकर इस एस्कॉर्ट गेम अपना सर झुकाकर बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं आपको ये नहीं बता सकता। अगर आपको ये नहीं पता होगा तब भी आपको कोई नुकसान नहीं वाला है। उसकी बात सुनकर उपयंग हंसते हुए बोलता है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करूंगा। आखिर तुम एक फेमस असासिन हो, उस जगह से आया है। उसकी बात सुनकर एस्कॉर्ट कम हैरान रह जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। और वो अपने मन में बोलता है, ये हरामजादा, मुझे पता था कि ये चालाक है, लेकिन मैं इसे बस एक बच्चा ही समझता था। क्या इसने मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया? मुझे और ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। उसको इस तरह शांत देखकर उपयन हंसते हुए बोलता है, ओह माफ करना, क्या ये भी एक सीक्रेट है? उसकी बात सुनकर एस्कॉर्ट कम मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। एस्कॉर्ट कम को ऐसे घबराते हुए देखकर उपयम बोलता है, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें दोबारा बुला लूंगा। और फिर एस्कॉर्ट कम वहां से चला जाता है।
और यूपियंग खिड़की के पास खड़ा होकर उसको वहां से जाते हुए देखकर बोलता है, ये जरूर कुछ छुपा रहा है। तीसरा जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। और फिर वो अपने पीछे खड़े एक आदमी से बोलता है, चो इलसंग जाकर देखो कि वो क्या छिपा रहा है और क्या सच में उसने अपनी मार्शल आर्ट खो दी है। मुझे यकीन है कि तुम इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि तुम लगभग अर्ली पीक करीब पहुंच चुके हो। उसकी बात सुनकर वो आदमी बोलता है, क्या मुझे बस वहां जाकर चेक करना है? उसकी बात सुनकर ओपियन मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं, इसमें कोई मजा नहीं है। हो सके तो उसकी 1-2 हड्डियां तोड़ देना। ओपियंग बात सुनकर चो इल-संग बोलता है, जैसा आप बोले यंग मास्टर। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।